हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8th का साइंस चैप्टर नंबर 1 है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की प्रश्न अभ्यास से। पहला प्रश्न है जो कि अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक संचार का माध्यम है, प्रेजेंट टाइम में जो संचार का माध्यम है क्या है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर का है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बा है पत्र, ऑप्शन नंबर सा है कबूतर या ऑप्शन नंबर दा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको दिखी जा रहा होगा प्रेजेंट टाइम में आप लोग, जैसे कि आप इस समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो किससे चल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। आपका अलग अलग कंपनियों द्वारा आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इंटरनेट आप जो है वो फ्री है सबके लिए अमेरिका के द्वारा जो, लेकिन उसको संचालित करने के लिए अलग अलग कंपनियां अपने तार बिछा करके जो नेट होती हैं भेज करके दूसरे बहुत गांवों तक दूर दराज तक भेजती हैं, तो उसी का वो चार्ज करती हैं, उसी का पैसे लेती हैं। तो आधुनिक संचार का जो माध्यम होता है फ्रेंड्स, वो होता है इंटरनेट। पहले जो माध्यम हुआ करता था वो क्या हमारा था, पत्र के माध्यम से करते थे। उससे पुराने हम लोग कबूतर के द्वारा पत्र को भेज करके करते थे। ये सब पुराने ज़माने के आधुनिक संचार माध्यम हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज़ द राइट आंसर। देखते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, सेकेंड है आर्यभट्ट, थर्ड है डॉक्टर विक्रम साराभाई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। सेकंड आपका प्रश्न बनता है, राकेश शर्मा जो हैं, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगर चंद्रमा पे पूछता है चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाला कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे, अमेरिका के यूएसए के नागरिक जो थे नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने सबसे पहले अपना कदम चंद्रमा पर रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूचना और संचार औद्योगिकी, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईसीटी। इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूचना और संचार औद्योगिकी का आरंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन बताना है। पहला ऑप्शन है 2003 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है वर्ष 2005, यानी 2 रिपीट हो गए हैं, तो उसको आप 2006 कर लीजिएगा। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वर्ष 2004 में सूचना और संचार औद्योगिकी का आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर घ है, ऊर्जा के नवीनतम स्रोत हैं। ऊर्जा का जो नवीनतम स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है एलपीजी, चौथा ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे तो जो ऊर्जा का नया नवीनतम स्रोत है वो सौर ऊर्जा आपको देखने को मिल रहा है, जो सोलर पैनल द्वारा बिजली को उत्पादित किया जाता है और उससे आपके घर के जो यंत्र होते हैं उसको चलाए जाते हैं। टीवी, पंखा, कूलर, ये सब उसके माध्यम से चलाए जा रहे हैं। ये जो हमारा ऊर्जा का नवीनतम स्रोत कहलाता है। अगर और सब बात करते हैं, पेट्रोल हमारा एक अननवीकरणीय स्रोत होता है, जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्रोत को अननवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जो ऐसे स्रोत जिसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका सूर्य का ऊर्जा हो गया। इस प्रकार से इसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। डीजल आपका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद नहीं कर सकते हैं। एलपीजी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा भी जाता है तो लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह सकते हैं। अगर आपकी लिक्विफाइड भी लिखा है तो आपका सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा है तब भी आपका
सही है। और एक आपका होता है CNG होता है दोस्तों, इसका भी नाम आप याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। इसमें कंप्रेसिव नेचुरल गैस होता है इसका नाम। तो इस प्रकार से आप इन सबको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एज़ वेल एज़ आप जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पहला यहाँ पे आपको दे रखा है, कथन है व्यापार का अर्थ है, खाली स्थान दे रखा है और खाली स्थान। तो दोस्तों व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय और विक्रय। व्यापार का अर्थ होता है क्रय करना और विक्रय, यानी कि कोई चीज़ खरीदना और कोई चीज़ बेचने का कार्य क्या कहलाता है? हमारा व्यापार कहलाता है। सेकंड है खाली स्थान था, डैश खाली स्थान और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन हैं। दोस्तों जो मेट्रो रेल है, बुलेट ट्रेन है ये और मोनो रेल जो है, ये तीनों आपके क्या है? परिवहन के नवीनतम साधन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि क्या है? ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां होती हैं। खाली स्थान में क्या भर देंगे दोस्तों? ऑनलाइन कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां। आज के प्रेजेंट टाइम में आप घर बैठे बैठे सामानों को ऑर्डर कर दे रहे हैं। कोई सामान आपको पसंद आ रही है तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं, वो आपके घर पहुंचा के जा रहा है। ऐसी कंपनियां कैसी कंपनियां कहलाती हैं? ऑनलाइन कंपनियां कहलाती हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्नैपडील है आपका, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मीशो ऐप है, मीशो ऐप से आप लोग खरीदारी कर रहे हैं आजकल, जियो है, ऐसे बहुत से ऐसे कंपनियां हैं। इसमें क्रोमा मैक्स आ गया है, टाटा की कंपनी है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस डिजिटल है। ये सब ऑनलाइन कंपनियां हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे ख़रीदारी करते हैं। अगला है ICT योजना का आरंभ हुआ था। इसका आपने पहले ही ऑप्शन में क्वेश्चन में देख लिया था। तो ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ था। खाली स्थान में भर देना है 2004। अगला है श्री जी, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा 3G, ठीक है, इसको खर लीजिए 3G और 4G खाली स्थान के साधन है। तो 3G और 4G क्या है? मोबाइल के साधन है। 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, ठीक है, तीसरा जनरेशन इसको कहते हैं 3G। जी फॉर जनरेशन, 3 मतलब कि थर्ड यानी तीसरा जनरेशन, 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन। इस प्रकार से आने वाला है 5G, उसको बोलेंगे 5th जनरेशन, ठीक है। ये क्या है? मोबाइल के साधन हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। जो राष्ट्रीय अनुसंधान था उसकी समिति का गठन किया गया था सन 1962 ईस्वी में। क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, इन सब का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर गा है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा का स्रोत क्या थे? तो 20वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। हमारा इस समय 21वीं सेंचुरी चल रही है, 2021 हमारा, यानी कि 21वीं सदी चल रही है। और इसमें हम बात करते हैं तो 2022 से स्टार्ट हो गया, तो 22वीं सदी चल रही है आपका। और ये पूछ रहा है 20वीं सदी के सर्वाधिक ऊर्जा के स्रोत कौन से थे? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा 20वीं सदी के ये सफल ऊर्जा के स्रोत थे। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? व्यापार और जो वाणिज्य है इसकी नवीनतम तकनीकी के बारे में बात कर रहा है, तो उसको में लिखेंगे ई व्यवसाय, ई कॉमर्स कंपनियां आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन की खरीदारी है। ई व्यवसाय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के थ्रू आपका व्यवसाय करना है भी आपका ई व्यवसाय या ई कॉमर्स कहलाता है। अगला है NEJMI की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव ही हमारी भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अगला है इसरो का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसरो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका नवंबर 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। और इसका गठन हुआ था 1969 में।
प्रश्न नंबर 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है या किसी भी अर्थ व्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों से में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल होता है। यानी विनिर्माण का अगर हम बात कर लेते हैं तो छोटे छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो कच्चे माल को क्या करना है, मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है। और साथ ही साथ विनिर्माण या वस्तु निर्माण, ये हमारी क्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्रिया कहलाती है। विनिर्माण से जो हमारा माल तैयार होता है वो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है या किसी भी, जैसा कि कोई भी अर्थ व्यवसाय होता है उसको क्या करता है, संपन्नता जनक होता है। और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और निवेश के क्षेत्र की स्थापना, व्यापार के नियमों एवं युक्त संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था और सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे कुशल उन्नयन को उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये सब शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। उत्तर में लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। यानी जो शिक्षा है उस शिक्षा को बढ़ाना, उसको विस्तृत रूप देना और उस शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आईसीटी क्या होता है, एक प्रभावशाली साधन है। उस शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका का नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आईसीटी का भूमिका यह है कि जो शैक्षिक जो अवसर हैं उनको विस्तृत करना है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना तथा उनके अनुपात तथा शिक्षक के विस्तार की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना है। भूमिका आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत आपको स्मार्टफोन है, स्मार्ट स्कूल है, इस ई किताबें का प्रयोग को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप इसमें ई लर्निंग ऐप है, ई लर्निंग बुक्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये किसकी सहायता से संभव हो पाया है, ये आपकी आईसीटी की सहायता से ही संभव हो पाया है। ये आपकी भूमिका आईसीटी की है शैक्षिक के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 7 है, ई गवर्नेंस क्या है। उत्तर में लिखेंगे, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। यानी कि जो ई गवर्नेंस होता है वो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधा है। जो सरकार की सुविधाएं हैं वो आम नागरिकों तक पहुंच सके, वो किस माध्यम से पहुंचती है, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसको हम ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। ई गवर्नेंस से आम जीवन की क्या उपलब्धियां, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां। पहला पॉइंट है, शासकीय सेवाएं एवं सूचना ऑनलाइन उपलब्ध। पहला इसका जो शासकीय सेवाएं होती हैं दोस्तों, सूचनाएं होती हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। सेकंड है, शासन प्रणाली को पारदर्शित, कुशल तथा जवाबदेही बनाना। जो हमारा शासन प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाना, कुशल तथा जवाबदेही बनाना इसका कार्य है। पॉइंट नंबर 3 है, विद्यालय में दाखिला
बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी आपका एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट है ई गवर्नेंस को ये डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 5 है आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ये सब आपकी उपलब्धियां हैं ई गवर्नेंस की, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। उत्तर में लिखेंगे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन हो सका। दूसरा है खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवा और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। तीसरा है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हैं। ये किसके माध्यम से हो सका? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से ये सब चीज़ें हो सकी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।